और इसको यहीं रहने दो सर, अगर शांत है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो लो अपना। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। यस, नमस्ते। हाँ, पहले ये क्लास नहीं होनी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मुझे बहुत भारी गिल्ट है क्लास नहीं लेने का, तो कुछ अरेंजमेंट्स हुए जिनकी वजह से क्लास अपनी सेट हो गई है, ठीक है ना। अब संडे को जो अपनी एक्स्ट्रा क्लास होनी थी वो नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है? प्लीज़ लेट मी नो। हेलो, यस, ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है बेटा? हाँ, सारे टेक्निकल इश्यूज जूलॉजी की क्लास में ही आते हैं। देख रहे हो? हाँ जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। वेरी लेट बेटा, क्लास हो रही है ना आज, यही बड़ी बात है, ठीक है ना। आई हैव टू ट्रैवल ऑल द वे एक क्लास के लिए। 1 घंटे ट्रैवल किया है मैंने इस क्लास के लिए, अब क्लास खत्म होने के बाद फिर 1 घंटे मुझे ट्रैवल करना है। तो प्लीज़ ये तो मत ही बोलो कि मैडम लेट है, ठीक है ना। हो रही है क्लास, वही बड़ी बात है, अदरवाइज आज कैंसिल होनी थी, आप लोगों ने अगर टेलीग्राम पर मैसेज देखा हो तो। यस, ऑल क्लियर। चलिए, तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज है अपना लेक्चर नंबर 3। यस, और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उससे पहले जल्दी से हम देख लेते हैं क्विक रिवीजन में कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड मानव में सामान्य रोग, कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन, और कितने तरीके के डिजीजेस होते हैं ये सब हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके थे। सामान्य रोग में हमने देखा था कुछ जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीजेस, और बैक्टीरियल में बेटा डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में जो दी गई है, एक आपका दिया गया है टाइफाइड और दूसरा आपका दिया गया है निमोनिया, ठीक है। इनको हमने डिटेल में पढ़ा। डिटेल में हमने क्या क्या पढ़ा, कोई भी डिजीज उसका आपको पैथोजन पता होना चाहिए, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो जीवाणु या विषाणु जिससे वो रोग होता है, ठीक है। दूसरा बेटा आपको पता होना चाहिए उसका किस तरीके से वो रोग फैलता है। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि वो आपके किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। और लास्ट आपको पता होना चाहिए उस रोग के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 2 दिए थे बेटा, आपका टाइफाइड और आपका निमोनिया। लेकिन हमने कुछ एडिशनल भी पढ़े, और एडिशनल हमने इसलिए पढ़े क्योंकि प्रीवियसली बेटा पूछे गए पेपर्स में उन एडिशनल डिजीजेस से क्वेश्चंस आ चुके हैं। जितना आया है मैंने उतना पढ़ाया है। और क्या क्या आया है बेटा, एक तो आया है जो भी आपकी नई डिजीज है उसका पॉजिटिव एजेंट ही पूछा जाता है, और वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो एडिशनल में बेटा हमने टिटनेस देखा, हमने ट्यूबरक्लोसिस देखा, हमने डिप्थीरिया देखा, ठीक है, और हमने शिजेला देखा जिसको हम शिजेलोसिस बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने एडिशनल में नाम देखे। इसके अलावा अगर हम वायरल की बात करें, विषाणु जनित की बात करें, तो वायरल में एनसीईआरटी में केवल एक दिया है, वो दिया है आपका सामान्य जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड। सामान्य जुकाम के अलावा बेटा हमने वायरल में डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में भी बात की है, ठीक है। उनके तो हमने लक्षण भी देखे हैं क्योंकि ये आपको इन जनरल भी पता होने चाहिए, ठीक है। सामान्य जुकाम और निमोनिया में अंतर क्या होता है आप लोगों को आई होप इसके बारे में बिल्कुल क्लियर होगा। सामान्य जुकाम जो होता है वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ऊपरी श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। वहीं अगर हम बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया में आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि आपके श्वसन मार्ग का निचला भाग जो होता है, जिसमें आपके फेफड़े, आपकी एल्वेओलाई, कूपिका जिन्हें हम कहते हैं, वो प्रभावित होती है। दूसरा बेटा हमने देखा था कि जो सामान्य जुकाम है वो विषाणु जनित है, और आपका जो निमोनिया है वो जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है। इसके अलावा बेटा हमने इनके लक्षण देखे थे, ठीक है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी बेटा आपके कवक जनित रोगों की यानी कि फंगल डिसऑर्डर्स की, और फंगल में हमने बात की थी दांत खाज खुजली की, ठीक है। और लास्ट में बेटा हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो की थी हमने कृमि जनित रोगों की, राइट। आज की क्लास में हम बात करेंगे बेटा आपके प्रोटोजोआ जनित रोगों की, और प्रोटोजोआ जनित में हमें 2 पढ़नी है, एक आपका मलेरिया, दूसरा आपका अमीबियासिस,
ठीक है, यही दो हमें आज की क्लास में देखना है। इसके अलावा बेटा हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप रोगों के संक्रमण से बच सकते हैं, ठीक है, क्या किस तरीके से आप इनके फैलाव को रोक सकते हैं, किस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो आज हमें इस पर भी डिस्कशन करना है। इसी के साथ बेटा हम आज की क्लास खत्म करेंगे। इम्यूनिटी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए, तो मानव में सामान्य रोग हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे और आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे मलेरिया और अमीबियासिस की, ठीक है। तो बाकी का मैं पार्ट पहले हटा देती हूँ। यस, डोंट। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं अमीबियासिस की। आपका प्रीवियस टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसी टेबल में आप कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा उसमें आपका 5th नंबर और इसमें लिखिएगा आप प्रोटोजोआ जनित रोग या प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है। और प्रोटोजोआ जनित में हम सबसे पहले बात करें, लास्ट क्लास में हम कितनी डिजीजेस देख चुके थे, आप मुझे बता सकते हैं प्लीज। लास्ट क्लास में हम कितनी देख चुके थे? यस, कितना नंबर तक हो गया था, कोई बताएगा? 6 तो आई गेस हमने बैक्टीरियल देख ली थी, ठीक है, 3 हमने वायरल देख ली थी, 9 हो गई थी। इसके अलावा हमने 2 हेलमिंथिक देख ली थी, 11, और हमने फंगल देख ली थी 1, 12 आई गेस देख ली थी, राइट। तो आज हम बात करेंगे बेटा नंबर 13 की, और नंबर 13 में जो आपकी आती है वो आती है आपकी अमीबियासिस। इसको हम बोलेंगे अमीबियता। क्या बोलेंगे? अमीबियता या अमीबियासिस, ठीक है। अमीबियासिस में बेटा ये तो हो गया आपका रोग का नाम। इसके बाद हम बात करेंगे इसका रोगजनक यानी कि कॉजेटिव एजेंट कौन है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है बेटा आपका एंटअमीबा हिस्टोलिटिका नाम का एक प्रोटोजोआ, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट में आएगा एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, इसके बाद आएगा बेटा इसका संक्रमण का तरीका, फैलता कैसे है ये रोग। तो सेम, संदूषित भोजन और खाने से। यहाँ पर भी हम एनसीईआरटी लेते हुए चलेंगे, तो एनसीईआरटी वही कहेगी बेटा ये भी आपके कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, और इसमें जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं वो इसकी वाहक होती हैं। डोंट डू दिस। संदूषित भोजन व जल से जिसमें वाहक या संवाहक कौन होती हैं बेटा? घरेलू मक्खियाँ। आप लोग जब बाहर जाते हैं, स्पेशली बस स्टैंड वगैरह के आसपास जो मिठाइयों की दुकान होती है देखी होंगी, है ना। बस पहले वाला रिवीजन कराओ, प्रियंका बोल रही है मैडम पहले वाला रिवीजन कराओ। क्या रिवीजन कराना है बेटा? सारे डिसऑर्डर्स अब एक एक करके बताऊं? हाँ, ये 14th है, ठीक है, 13 हो गए हैं। सारे डिसऑर्डर्स एक एक करके बताऊं बेटा? फिर मैंने आपको डीपीपी क्यों दिए बेटा? डीपीपी से रिवीजन नहीं होता है। हाँ जी, डीपीपी से रिवीजन नहीं होता है आपका। डोंट डू दिस। हाँ जी, डीपीपी इसीलिए होता है ना बेटा कि आपका रिवाइज हो जाए। कथन और कारण भी करेंगे राहुल, अब तो हर तरह के क्वेश्चन क्लास में करवा रही हूँ यार, कथन और कारण भी करा रही हूँ। पिछले 2 चैप्टर्स में इतने कथन कारण करा लिए। हाँ जी, तो
आप सभी ने देखा होगा जब आप बस स्टैंड को ही देखते हैं आसपास में, या जो रोड साइड दुकानें होती है बेटा जहाँ पर मिठाइयाँ बट रही होती है, स्पेशली जलेबी या इमरती अगर आप लोग समझते हो, तो वहां पर आपने देखा होगा बेटा कि अगर जलेबी इमरती खुले में रखी है या ऐसे कोई पेड़े वेड़े अगर वो खुले में रखे हैं बेटा, तो वहां पर मक्खियां आके बैठती है, ठीक है। और जनरली ये बोला जाता है कि प्लीज ऐसी दुकान से तो कम से कम मिठाइयाँ मत ही खरीदो जिनके ऊपर मिठाई के ऊपर मक्खी बैठ रही है या जलेबी के ऊपर मक्खी बैठ रही है, राइट। सबने सुना होगा। क्यों बोला जाता है ऐसा, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि उसके ऊपर जो आकर के मक्खियां बैठती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो आकर के उन मिठाइयों के ऊपर आकर के जो मक्खियां बैठती हैं वो यही मक्खियां हैं बेटा जो अमीबियासिस के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। अमीबियासिस जो है ये इकलौता ऐसा रोग है बेटा जो आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती हैं। अभी तक हमने जितने भी रोग पढ़े हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जो अगर आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं तो पाचन तंत्र में वो आपकी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अमीबियासिस में बेटा ये जो आपका घरेलू मक्खियां हैं, ठीक है, इसके थ्रू जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपके शरीर में एंटर करता है तो ये बेटा आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? लार्ज इंटेस्टाइन को, बड़ी आंत को। अब इसके लक्षण देख लेते हैं बेटा, इसके क्या क्या लक्षण हैं। आ जाइए। तो लक्षण अपन एनसीईआरटी से एज इट इज लिखेंगे, सभी रोगों में वहीं से लिखे। तो सबसे पहले बेटा बड़ी आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो प्रोटोजोवन होते हैं बेटा, ये परजीवी से अमीबियासिस या अमीबिता, जिसको हम अमीबी अतिसार या अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। कोष्ठ, अब इसके लक्षण क्या क्या है बेटा? कोष्ठबद्धता यानी कि कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कब्ज समझते होंगे आप लोग। एक तो होता है लूज मोशन जिसमें बार बार पॉटी आती है, दूसरा होता है बेटा कब्ज जिसमें पॉटी ही नहीं आती, पेट साफ नहीं होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कोष्ठबद्धता या कब्ज। उदरीय पीड़ा यानी कि उदर में दर्द होना, है ना, पेट में दर्द रहना। इठन रहेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा मल के साथ ब्लड और म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसमें स्पेशल। देखो डिसेंट्री दो तरीके की होती है, आप लोगों ने सुना होगा ना, लूज मोशन होना। लूज मोशन मतलब बार बार जिसमें आपको पॉटी जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो लूज मोशन में बेटा एक तो होता है आपका नॉर्मल जिसमें बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, बॉडी से पानी बहुत निकलता है। दूसरा होता है बेटा जिसमें ब्लड भी आ सकता है, जिसमें म्यूकस भी आ सकता है। अब ब्लड और म्यूकस बेटा जिसमें डिस्चार्ज होता है वो आपका नॉर्मल डिसेंट्री नहीं है, वो आपका अमीबिक डिसेंट्री है। और वो बेटा क्या बोलते हैं, कंटामिनेटेड खाने या कंटामिनेटेड पीने से होता है। वॉइस बहुत स्लो है ऐसा मुझे बोला जा रहा है, प्लीज देख लो। अब अगर कोई स्पैमर हो तो बेटा मुझे नहीं पता क्योंकि माइक भी अब मेरा चेंज हो चुका है, ठीक है। और फिलहाल तो मैं दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ, तो यहाँ पर भी अगर माइक इशू है तो ऐसा मुझे लगता नहीं है क्योंकि सर यहाँ से रेगुलर क्लास लेते हैं, उनके यहाँ ऐसा कोई माइक इशू नहीं है। तो अब अगर मैं ऐसा कर देती हूँ, जो लिखेगा माइक इशू बेटा मैंने उसको ब्लॉक ही करवा देना है क्योंकि आज भी कोई माइक इशू एक बार देखो, वैसे तो नहीं होगा लेकिन अगर है नहीं है तो जो जो लिख रहा है माइक इशू या वॉइस इशू प्लीज आपको उनको इमीडिएटली ब्लॉक कर दो, दीज आर स्पैमर्स। ऑब्वियसली नहीं होगा ना, सर तो यहाँ से डेली क्लास देते हैं, उनके यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो आप जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे माइक इशू है, साउंड क्लियर नहीं, आप उनको इमीडिएटली ब्लॉक करो। ये लोग सिर्फ स्पैमर्स हैं, इनको पढ़ना नहीं है। हाँ प्लीज। डन, हो गया क्लियर सोल्यूशन। और कुछ चाहिए आप लोगों को, बता दो मुझे।
नहीं, अब डेली डेली नहीं सुन सकते ना कि मैडम माइक इशू है। ठीक है, पुरानी क्लास में माइक इशू था, थोड़ा था, आपने उसको एग्जैजरेट किया, मैंने माइक चेंज करवा दिया। ठीक है, लेकिन आज भी अगर आप लोग कह रहे हैं माइक इशू, तो आज नहीं है भाई। आई नो दिस वेरी वेल। जिसको नहीं पढ़ना आज ब्लॉक हो जाओ। आज के बाद अगर कोई भी मुझे मैसेज करेगा मैडम ब्लॉक करवा दिया है, अनब्लॉक करवा दो मैडम, हमने तो कुछ नहीं किया था, तो मैं तो ऐसे मैसेजेस को वैसे मैंने एंटरटेन करना ही बंद कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ब्लॉक रहो नहीं ब्लॉक रहो। आई लिटरली डोंट केयर। आप जैसे पढ़ना है ना वो शांति से पढ़ेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है मैं कमेंट में लिख दूं जा करके क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ये पंचायत अब कहीं और करना जा करके, मैंने चैट भी ऑफ कर देनी है। म्यूकस क्या होता है बेटा? म्यूकस होता है श्लेष्मा। ठीक है, खखार आती है जब आप लोगों ने देखा होगा, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा खांसी आती है, तो खांसी के साथ भी म्यूकस डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, नाक से आता है वो भी म्यूकस ही होता है। तो कई बार बेटा ये म्यूकस मल के द्वारा शरीर से या मल के साथ शरीर से बाहर निकलता है। तो वो हो गया आपका, ऐसा होता है अमीबियासिस में। ठीक है, और ये कब होगा? जब आपने कुछ ऐसा कंटामिनेटेड खाया पिया होगा। अब कंटामिनेटेड क्या होता है? वो खाना जिसके ऊपर ये मक्खियां बैठी हूँ। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं बेटा खाना घर में भी हमेशा ढक करके रखो, अपना भी बच्चों का भी किसी का भी। ठीक है, खाना हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। कोशिश करो उस पर किसी भी तरीके के मक्खी मच्छर या कोई भी कीड़े मकोड़े ना ही बैठे। ठीक है, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े कहाँ कहाँ बैठ कर आए हैं यू नेवर नो। ठीक है ना, चलिए। तो इसके लक्षण देख लीजिए। इसके लक्षण में सबसे पहले आ जाएगा कब्ज, दूसरा पेट में दर्द रहना, इठन रहना, बहुत ज्यादा श्लेष्मा और रक्त का मल के साथ निकलना। ठीक है, घरेलू मक्खियां इसकी संवाहक होती हैं और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल में खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर के उन्हें संदूषित कर देती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास के एंड में जिसको नहीं पता है वो जाकर के फर्स्ट क्लास का एंड का पार्ट देख ले। जिसने पढ़ा है, रेगुलर क्लास लिए हैं, उनको सब पता है। फर्स्ट क्लास जो हुआ था अपना इस चैप्टर का फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था, उसके एंड में अगर आप जाएंगे तो वहां पर बेटा मैंने खत्म करने से पहले क्लास को बताया था क्या होते हैं पैथोजेंस यानी कि रोगजनक, क्या होते हैं होस्ट यानी कि परपोषी, और क्या होते हैं संवाहक यानी कि वेक्टर्स। ठीक है, तीनों की मैंने प्रॉपर परिभाषा बताई है। आज मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। परजीवी जो दूसरों के शरीर पर रह करके उनसे अपना पोषण लेता है, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जुए। ठीक है, जुए किसी के बालों में या स्कैल्प में रह करके आपसे खून चूस रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्टोपैरासाइट्स हैं। आप लोगों ने मुझे एग्जाम्पल बताया था पेड़ों वाला, अमरबेल। ठीक है, जिसको हम कैस्कटा बोलते हैं। तो अमरबेल आपका एक तरीके से पादप परजीवी हुआ। ठीक है, याद है पूरा? वेरी गुड नारायण, है ना। इसके अलावा बेटा परपोषी कौन होता है? वो जीव जिसके ऊपर रह करके कोई भी दूसरा जीव अपना पोषण लेता है। जैसे अगर जुए हमारे ऊपर है तो जुए क्या हुए? परजीवी। हम कौन हुए? परपोषी। ठीक है, अब मलेरिया इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसमें हम संवाहक का और अच्छे से जिक्र कर पाएंगे क्योंकि वो आप सभी ने सुना होगा। यहाँ पर बेटा मैंने क्या बोला, जो अमीबियासिस है किसको हो रही है? आपको हो रही है। तो आप कौन है बेटा? परपोषी। अमीबियासिस फैला मतलब किसके द्वारा हो रही है? वो हो रही है बेटा आपके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कौन हुआ बेटा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हुआ आपका परजीवी यानी कि पैरासाइट। लेकिन बाहर लेकर आ जाओ अंकल से। लेकिन जो ये परजीवी है ये परपोषी तक पहुंच कैसे रहा है बेटा? इसको परपोषी तक पहुंचने के लिए एक मक्खी की जरूरत है। ये मक्खी के अंदर बैठ करके परपोषी तक पहुंचता है, और वो मक्खी बेटा कौन है? वेक्टर है, संवाहक है, जो उसको लेकर के यहाँ पर सर रखिए, इस पे लेट जाओ, जो उसको लेकर के आपके अंदर तक आ रही है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसके, ओके यू ड्रिंक, आप जल्दी से इसके लक्षण देख लेते हैं। तो इसके लक्षण क्या क्या है बेटा? सबसे पहला इसका लक्षण है कोष्ठबद्धता, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा उदरीय पीड़ा यानी कि पेट में दर्द, उदरीय पीड़ा जिसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा क्या होगा बेटा? इठन, पेट में ऐसे मरोड़ से आते हैं, इठन।
यानी कि क्रैम्प्स आते हैं पेट में, है ना, मरोड़ आते हैं। इसके अलावा मल के साथ म्यूकस एंड ब्लड विद स्टूल। ठीक है, ये इसके बेटा लक्षण हो गए। अरे बजरंग, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। 12 साल हो गए, मजाक थोड़ा ना चल रहे हैं। हर साल सिलेक्शन हो रहा है, रैंक आ रही है। नहीं अच्छा पढ़ाते तो ऐसे ही थोड़ा ना लाखों बच्चे पढ़ लेते। चलो डन, लिख लीजिए प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, फिनिश इट। प्लीज लेट मी नो वंस यू गाइज आर डन। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा। हाँ बाप रे मैम, क्लास तो कैंसिल हो गई थी, यस एसपी कोरी। कैंसिल तो हो गई थी, लेकिन फिर इसको अरेंज किया गया दूसरी जगह आकर के, है ना। डन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा। अभी तक हम टेबल में चल रहे थे, अब हम टेबल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम अलग से हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट अपनी जो डिजीज है, ओहो ओहो, हेडिंग डालिएगा मलेरिया। सबसे पहले इसका रोगजनक देख लेते हैं, कैसे फैलता है ये। तो मलेरिया का जो रोगजनक है बेटा, पैथोजन जो है, वो है एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब ये जो बेटा प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इसकी नहीं बेटा ब्यूटी यादव, अब इसको उस सीक्वेंस में नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल भी पढ़नी है, इसीलिए बेटा हमने मलेरिया को सबसे लास्ट में पढ़ा है। अभी तक हमने जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े उनमें बहुत सीक्वेंस में हम लोग चीजें पढ़ रहे थे ना, कौन सी डिजीज है, कौन सा पैथोजन है, किस तरीके से फैलता है, कौन से आपके ऑर्गन को अफेक्ट करता है और क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। यहाँ पर हमें प्लाज्मोडियम की पूरी हाँ फिनिश कर दो। यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी है, इसलिए बेटा यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी और इसीलिए यहाँ पर हमें उस तरीके के टेबल में इसको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए चैट को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देती हूँ, सो दैट यू गाइस कैन फोकस मोर ऑन द बोर्ड, या अदरवाइज हमारा फोकस मैडम चैट पे ही रह जाता है। नहीं, चलिए, तो प्लाज्मोडियम की बेटा जो वेराइटीज़ हैं, आपको पहले वो वेराइटीज़ समझनी पड़ेंगी। ये जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इस प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीशीज हैं। ठीक है, कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें एक हो गई आपकी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। पी लिख रही हूँ शॉर्ट में, पी मतलब प्लाज्मोडियम। दूसरी हो गई बेटा आपकी प्लाज्मोडियम मलेरी, बेबी के पास मलेरी। तीसरी हो गई बेटा आपकी प्लाज्मोडियम
ओवेल, इसका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप लिख लीजिए, गो आउटसाइड नास्क। और लास्ट हो गई बेटा आपकी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। आस्ना आंटी वेयर इज बेबी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है, ये 4 इस प्लाज्मोडियम की वैरायटीज हैं, जिनमें प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो है बेटा ये सबसे घातक है। ठीक है, ये सबसे घातक है। आप इसको फेटल बोल सकते हैं। फेटल मतलब कि बिल्कुल ही बोलते हैं ना कतई जानलेवा वाला, वो ये है। ठीक है, तो मलेरिया आपके किसी भी प्लाज्मोडियम से हो सकता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से हो सकता है, प्लाज्मोडियम मलेरी वैरायटी से हो सकता है, प्लाज्मोडियम ओवेल वैरायटी से हो सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वैरायटी से हो सकता है। लेकिन इन सब में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे ज्यादा जानलेवा आप बोल सकते हो, घातक, मतलब सबसे खतरनाक मलेरिया अगर किसी से होता है तो वो होता है आपके फैल्सीपेरम वैरायटी से। ठीक है, जानलेवा। आप लोगों ने सुना हो ना, मलेरिया से उसकी जान चली गई, या मलेरिया से बिल्कुल मरते मरते बचा। तो वो मरते मरते इसलिए बचा क्योंकि उसको जिस पैथोजन के कारण मलेरिया हुआ था, दैट वाज फैल्सीपेरम। ठीक है, ये 3 से भी मलेरिया उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पर वो जानलेवा वाली कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, ये इजिली ट्रीटेबल होता है। फैल्सीपेरम थोड़ा सा घातक, मतलब ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आपको समझना पड़ेगा, लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लिखिएगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। चलिए, तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र समझने के लिए आप ये देखिए कि प्लाज्मोडियम को ना 2 होस्ट चाहिए। ठीक है, इसको 2 परपोषी चाहिए। एक इसको प्राइमरी होस्ट चाहिए, दूसरा इसको सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, अब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहली बात तो बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लाज्मोडियम को 2 परपोषी जीव चाहिए। 2 परपोषी जीव चाहिए, यानी कि इसको 2 होस्ट चाहिए। कौन है ये 2? क्यों हमने एक को प्राथमिक एक को द्वितीय बोला? तो इसका प्राथमिक परपोषी कौन है? प्राथमिक परपोषी इज प्राइमरी होस्ट, और दूसरा हो गया बेटा आपका द्वितीयक परपोषी, विच इज व्हाट हैपेंड? आई कांट बेटा, आई एम टेकिंग क्लास राइट नाउ, यू कैन वॉच माय फोन। तो प्राथमिक परपोषी इसमें होता है बेटा मादा एनाफिलीस मच्छर, फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो, और द्वितीयक परपोषी इसमें मानव, यानी कि ह्यूमन। ठीक है, इतना लिखिए पहले। डन, सिट डाउन। हाँ जी, बोर्ड पर टाइम गलत चल रहा है। क्यों, सवा सात नहीं हुआ क्या? सही तो चल रहा है, क्या गलत है भाई? डन। डन।
यस, डन। अब क्यों है इसका प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो? क्योंकि प्राइमरी होस्ट वो होता है बेटा जिसके अंदर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये हम स्टार बना के यहाँ पर लिख लें या ऐसे लिख लो, ज्ञान के बादल फट रहे हैं ये, ठीक है, ये आपके ज्ञान के बादल फट रहे हैं, एडिशनल नॉलेज है ये आपकी, ठीक है। ये क्या बोलती है? ये बोलती है बेटा कि जो प्राइमरी होस्ट होता है, 1 डिग्री का मतलब हो गया प्राइमरी या प्राथमिक। प्राइमरी होस्ट वो होता है बेटा जिसमें कोई भी परजीवी अपनी सेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है, लैंगिक अवस्था को पूर्ण करता है। उसको बेटा हम बोलते हैं बेटा प्राथमिक, परपोषी या प्राइमरी होस्ट। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसका जब हम, यस बेटा नोट नहीं हुआ है, लो भैया श्रीकेश नोट कर लो। हाँ जी, वंशिका व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? यस अदिति जायसवाल, हैप्पी बर्थडे बेटा। जूलॉजी का टेस्ट बहुत अच्छा गया तनिष्का, हाँ नाइस, थैंक यू सादिया। मैम मेरे स्कूल में तो अभी चैप्टर 1 भी नहीं हुआ और गलत और पढ़ा रहे हैं गलत नहीं पढ़ा रहे होंगे बेटा, स्कूल में थोड़ा कम पढ़ाते हैं, ठीक है, स्कूल में गलत नहीं पढ़ाते हैं, ये मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा कम पढ़ा रहे होंगे, है ना। स्पेशली रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है वो तो बहुत ही हवा में उड़ाया जाता है स्कूल में, हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं, दिस इज इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया? आई विल थ्रो इट, डोंट वरी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिएगा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। कीप इट इन द बैग। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये जीवन चक्र हम समझ रहे हैं अभी। तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि एक संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर ने मानव को काटा, ठीक है। एक ऐसी मादा एनाफिलिस मच्छर ने, यस बेटा ये बिल्कुल लिखना है अभिषेक, सिर्फ ऊपर वाले लिखना है, इसको भी छोड़ दो, पहले मैं इसका पूरा वो साइकिल बना दूं उसके बाद आप लिख लीजिएगा प्लीज, प्लीज, ठीक है। हाँ अभिषेक धाकड़ औलाद बैठी है नीचे, क्या करें, हाँ ओके। तो एक संक्रमित मादा एनाफिलिस, ओनली फीमेल मॉस्किटोज हैव दिस एबिलिटी टू सक योर ब्लड, केवल मादा मच्छरों में ही ये क्षमता है कि वो आकर के आपका खून चूस सकती हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था, मैं उस दिन भी बता चुकी हूँ और आज फिर बता रही हूँ कि खून चूसने की असीम क्षमता भगवान ने केवल और केवल औरतों को दी है, ठीक है, चाहे फिर वो इंसानी औरतें हों चाहे वो फिर मच्छर वाली औरतें हों, ओनली फीमेल्स कैन डू दिस, ठीक है ना। और आदमियों तुम्हें ये चीज़ अब अच्छे से पता होनी चाहिए, यस, नहीं पता है तो बेटा मैंने बता दी है, तो आगे अगर तुम्हारे साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटे तो ये मत बोलना कि हमें किसी ने कभी सतर्क नहीं किया था, क्योंकि मैं तुम्हें पिछली साल से सतर्क कर रही हूँ। तो ज़िंदगी में आने वाले समय में डिसीजन जो भी लें बड़ा सोच समझ के लें, समझे कि नहीं, है ना। चलिए, तो संक्रमित मादा एनाफिलिस, संक्रमित पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल फीमेल एनाफिलिस आकर के आपको काट के जाएगी तो बेटा आपको मलेरिया नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी फीमेल एनाफिलिस अगर आपको काटती है जो इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर गेमिटोसाइट्स प्रेजेंट हैं, सॉरी स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है, स्पोरोजोइट्स को क्या बोलते हैं यार, स्पोरोजोइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं,
एक मिनट है ना, स्पोरोजोइट्स की हिंदी देख लूँ मैं पहले। स्पोरोजोइट्स को हिंदी में बोलते हैं जीवाणुज, ठीक है ना, स्पोरोजोइट्स या जीवाणुज, जीवाणुज। तो ये जो जीवाणुज है बेटा, ये आपके खून में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ आ जाएंगे बेटा आपके, ये आ जाएंगे आपके खून में। अरे राम, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये जो जीवाणुज हैं ये प्रवेश कर जाएंगे आपके रक्त में, ठीक है। तो जीवाणुज रक्त में प्रवेश करेंगे, वेट वेट वेट, जीवाणुज रक्त में प्रवेश करेंगे। अब रक्त बेटा आपके पूरे शरीर में बह रहा है, ठीक है, रक्त आपके पूरे शरीर में बह रहा है। अब पूरे शरीर में बहते बहते रक्त कहाँ पहुंचेगा बेटा, रक्त पहुंचेगा आपके लिवर में, यकृत में, ठीक है। तो ये जीवाणुज कहाँ पहुंचेंगे बेटा, ये पहुंचेंगे आपके यकृत में, ठीक है। आपके यकृत के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं जिनको हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स, यकृत कोशिकाएं, क्या बोलते हैं इनको हम बेटा, हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स मतलब, हिपैटो मतलब यकृत, साइट्स मतलब कोशिकाएं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कहीं पर भी अगर किसी शब्द के आगे साइट्स वर्ड लगा है तो साइट्स का मतलब होता है कोशिकाएं। तो यकृत के अंदर बेटा ये जीवाणुज कहाँ पहुंचेंगे, आपके यकृत कोशिकाओं में, जिनको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। अभी नहीं लिखिए सौरभ, ठीक है। इन हिपैटोसाइट्स के अंदर बेटा ये क्या करते हैं, ये अपना गुणन करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, यस इंसेक्ट्स विल कम, ठीक है। हिपैटोसाइट्स में क्या होगा बेटा, इनका गुणन होगा, ठीक है। और किस तरीके से होगा, अलैंगिक तरीके से। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना गुणन करते हैं, कहाँ पर, आपकी यकृत कोशिकाओं में। जब लगातार बेटा इनका काउंट यकृत कोशिकाओं के अंदर बढ़ेगा तो यकृत कोशिकाएं फट जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यकृत कोशिकाएं जो हैं वो फट जाएंगी, यकृत कोशिकाएं फटेंगी, ठीक है, यकृत कोशिकाएं बस्ट हो जाएंगी। जब यकृत कोशिकाएं फटेंगी बेटा तो ये जो आपके गेमिटोसाइट्स हैं ये यकृत कोशिकाओं से निकल करके कहाँ पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे बेटा आपके, ये पहुंच जाएंगे आपके आरबीसीज में। कहाँ पहुंच जाएंगे आपके, इन योर बैग, कहाँ पहुंच जाएंगे ये आपके आरबीसीज में। और आरबीसीज में भी बेटा ये अलैंगिक जनन करेंगे, और अलैंगिक जनन करके बेटा इनमें क्या होगा, वही गुणन होगा, ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे बेटा इनकी संख्या बढ़ेंगी तो आरबीसी भी फटेंगी, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, इसके चलते आरबीसीज भी फटेंगी। और ये जब बेटा आरबीसीज फटेंगी तो आरबीसीज के फटने पर एक केमिकल रिलीज होता है और उस केमिकल को हम बोलते हैं हीमोजोइन, ठीक है। क्या होगा, आरबीसीज फटेंगी, आरबीसीज क्या होंगी बेटा, फटेंगी, और हीमोजोइन नाम का केमिकल मुक्त होगा। हीमोजोइन हिंदी में लिख दूं, आरबीसीज फटेंगी, ठीक है, हीमो, वेट, I'll give you hemozoin, take it from your sipper, मुक्त होगा, ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि जो मलेरिया है उसमें हर 2 से 3 दिन में एकदम तेज बुखार आता है, ठीक है। एक बार जैसे बुखार आया, इसके बाद आपको 2-3 दिन बाद दोबारा बुखार आएगा और बुखार बहुत तेज होगा।
और एकदम तेज बुखार के बाद, मतलब बुखार में आपको एकदम कपकपी छूटेगी, ठीक है, इतना तेज बुखार आपको कपकपी छूटेगी, और फिर उसके अचानक बाद एकदम से खूब सारा पसीना आएगा और बुखार उतर जाएगा, ठीक है, आपको फिर बहुत गर्मी लगेगी। तो ये 3 कैरेक्टर्स आपको मलेरिया के बुखार में देखने को मिलते हैं। पहली चीज तो हर 2 से 3 दिन बाद बुखार आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बुखार है तो लगातार चल ही रहा है, उतर ही नहीं रहा है, ठीक है, हर 2 से 3 दिन में आपको बुखार आएगा। बुखार आएगा तो आपको एकदम कपकपी छूटेगी बहुत तेज से, उसके बाद आपको पसीना आएगा, बहुत गर्मी लगेगी, और फिर बुखार उतर जाएगा, ठीक है। फिर 3 दिन बाद फिर से आपका सेम ऐसे ही होगा। तो अगर इस तरीके से बुखार आता है हर 2 से 3 दिन में, मतलब क्लियर है, लक्षण देख के कोई भी बता देगा कि अच्छा ये तो मलेरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा वो जो तेज बुखार आता है वो किस वजह से आता है, इस हीमोजोइन के रिलीज की वजह से आता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो हीमोजोइन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। कब रिलीज होगा, जब आरबीसीज फटेंगे, ठीक है। तो हर 2 से 3 दिन में 48 से 72 घंटे में बेटा यहाँ पर बुखार चढ़ता है। फर्स्ट फिनिश दिस देन आई विल गिव यू मोर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यही जो रोगी है बेटा, मानव में ही जब हीमोजोइन रिलीज होगा, आपके आरबीसीज लगातार फट रहे हैं बेटा, तो आपके रक्त में वो व्यक्ति जिसको मलेरिया है, उसके ब्लड में, उसके रक्त में बेटा गेमिटोसाइट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, गेमिटोसाइट्स, ठीक है। तो इसी व्यक्ति के रक्त में गेमिटोसाइट्स देखने को मिलेंगे, जिसको मलेरिया है उसी के अंदर गेमिटोसाइट्स देखने को मिलेंगे। अब गेमिटोसाइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, वो और देख लूं मैं, 1 मिनट है ना। युग्मक जनक रक्त में व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई, अंकल विल स्कोल्ड यू। युग्मक जनक देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं गेमिटोसाइट्स, ठीक है। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनसे गेमीट्स बनेंगे, यानी कि युग्मक बनेंगे, ठीक है। नर और मादा युग्मक इन्हीं गेमिटोसाइट से बनते हैं। वन सिट देयर, सिट देयर, देयर, नॉट ऑन कार्पेट, कम सिट हियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले मुझे ये बता दो। वो कह रहा है क्लियर हो गया। आगे पढ़ाओ, घर चलो। यस, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इतना सब कुछ बेटा कहाँ चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है ह्यूमन के अंदर। अब ये ह्यूमन बेटा आपका मेल हो सकता है, ये ह्यूमन आपका फीमेल हो सकता है, ठीक है। लेकिन मच्छर जो कैरियर है, जो संवाहक है, जो वेक्टर है, वो मच्छर हमेशा फीमेल होगी, ठीक है ना। इंसान औरत भी हो सकता है, हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, लेकिन मच्छर हमेशा फीमेल होगी, ठीक है ना। यस, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब क्या होगा बेटा, अब कभी भी अगर कोई सामान्य मच्छर, व्हाट, ये जो युग्मक जनक कोशिकाएं हैं यानी कि गेमिटोसाइट्स बेटा, ये एंटर करेंगी सामान्य मच्छर के शरीर में। वेट, I'll keep. ठीक है, तो ये जो बेटा गेमिटोसाइट्स हैं, ये जब फीमेल एनाफिलिस आकर के ऐसे इंसान को काटेगी, ठीक है, किस इंसान को, जिसको मलेरिया है, जिसके ब्लड में क्या है, ये गेमिटोसाइट्स हैं, तब बेटा क्या होगा, ये गेमिटोसाइट्स उस मादा एनाफिलिस की क्योंकि उसने काटा ना, वो तो खून चूसती है, तो खून चूसने पे बेटा क्या होगा, वो उसकी आहार नाल में प्रवेश कर जाएंगी ये गेमिटोसाइट्स, और इसी की आहार नाल में बेटा, इसी की आहार नाल में लैंगिक जनन होगा, ठीक है। तो
इसी की के आहार नाल में युग्मक संलयन होगा, ठीक है, संलयन होगा, कीप इट इन द बैग, और ये बेटा कहाँ पहुंच जाएगा, उसकी लार में जाकर के यहीं पर क्या बन जाएंगे आपके, मादा एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में जीवाणुज संग्रहित हो जाए, और ये तब तक संग्रहित रहेंगे जब तक कि ये किसी इंसान को जाकर के काटती नहीं है, ठीक है। एक बार जब ये इंसान को काटेगी तो बेटा, या उसका जब खून चूसेगी तो उसकी लार ग्रंथियों से निकल के ही जीवाणु कहाँ पहुंच जाएंगे, उस इंसान के रक्त में। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है बेटा कि कौन सी मतलब कौन कौन सी स्टेजेस जो हैं वो इंसान के अंदर हो रही हैं, कौन कौन सी स्टेजेस आपके मानव में हो रही हैं। तो इधर की जितनी है मतलब इंसान में हो रही है, कौन सी आपके मच्छर में हो रही है। तो यहाँ पर बेटा जो हो रही है ये मानव में हो रही है, राइट साइड में, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड वाली है बेटा, ये मादा एनाफिलीज मच्छर में। व्हाट आर यू डूइंग? शुड आई कॉल अंकल? शुड आई कॉल अंकल? एंड डोंट डिस्टर्ब एनीथिंग। अब आप इसको बना सकते हैं, नथिंग, थ्रेड। अब आप इसको बना सकते हैं। मैं अब साइड हो जाती हूँ। समझ में आया कि नहीं? यस, रिपीट कर देते हैं। अब इसको रिपीट बेटा आपके एनसीईआरटी के डायग्राम से करते हैं, जिससे आपकी एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जाएगी। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो तो आप लोग लिख ही लेंगे, ठीक है। तो एक बार बेटा, हाँ, फीमेल मॉस्किटोज क्यों काट दिए बेटा? क्योंकि फीमेल्स को रिप्रोड्यूस करना है, मेल्स को रिप्रोड्यूस नहीं करना है। तो मेल्स को रिप्रोड्यूस नहीं करना, तो मेल्स मैडम पोषण कहाँ से लेते हैं? तो मेल्स जो मच्छर होते हैं बेटा, वो फूलों का जो रस होता है उससे अपना पोषण लेते हैं। फीमेल मच्छर को क्योंकि जनन करना है तो उनको ब्लड चाहिए, ठीक है। चलिए, आईना जाखड़ उल्टा है भाई, मैं नहीं करती हूँ, वो मुझे करता है। चलिए, तो यहाँ पर बेटा एक बार एनसीईआरटी आप सभी के पास है, एनसीईआरटी से आप लोग देख सकते हैं। एनसीईआरटी क्लियर लिख रही है कि जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है, अब यहाँ पर बेटा इसको लिखना चाहिए कि जब संक्रमित मच्छर, संक्रमित मतलब जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है बेटा, जब वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो दूसरे मानव को काटेगा तो जीवाणुज जो स्पोरोजोइट्स हैं वो काटने के साथ ही मानव के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। और जब वो मानव के शरीर में प्रवेश करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? यकृत में, आपके लिवर में। लिवर के अंदर जो सेल्स हैं उनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स में पहुंच जाएंगे। हेपेटोसाइट्स के अंदर बेटा वो क्या करेंगे? अलैंगिक रूप से जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चलते वो अपना गुणन करेंगे, यानी कि अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपना काउंट बढ़ाएंगे। और जब उनका काउंट बढ़ेगा बेटा तो यकृत कोशिकाएं फटेंगी, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इतनी जगह थोड़ना है, तो वो यकृत कोशिकाएं फट जाएंगी। और फटने के बाद बेटा ये जो आपके स्पोरोजोइट्स हैं ये ब्लड में आ जाएंगे, और ब्लड में आने के बाद बेटा ये आरबीसीज के अंदर जाएंगे, ठीक है। आरबीसीज के अंदर भी अपना इसी तरीके से एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी कि अलैंगिक गुणन करेंगे, और फिर आरबीसीज भी फटेंगे। आरबीसीज के फटने से बेटा क्या होगा? हीमोजोइन नाम का, ये डायग्राम में नहीं लिखा हुआ है लेकिन वहां लिखा है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, हीमोजोइन नाम का बेटा एक केमिकल रिलीज होगा। और ये हीमोजोइन जो है बेटा, इसी हीमोजोइन के चलते जो मलेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसको हम बोलते हैं लाक्षणिक, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीवर, लाक्षणिक जो उसका बुखार है, बुखार तो बहुत सारी बीमारियों में आता है ना, लेकिन जो मलेरिया का स्पेशल बुखार है बेटा वो इस हीमोजोइन के रिलीज होने के चलते निकलता है,
ठीक है, या हीमोजोइन के रिलीज होने पर आता है। तो ये हीमोजोइन निकलेगा और बेटा इसी रक्त में क्या होगा, इसी रक्त में युग्मक जनक कोशिकाएं बन जाएंगी, यानी कि गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे। और ये गैमेटोसाइट्स बेटा कहाँ पहुंचेंगे, जब भी कोई सामान्य मादा एनाफिलिस मच्छर इस संक्रमित व्यक्ति को काटेगा तो ये बेटा युग्मक जनक कोशिकाएं उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगी और उसकी आहार नाल में इनका निषेचन होगा। युग्मक जनक कोशिकाओं से युग्मक बनेंगे, नर और मादा युग्मक, वो बेटा निषेचन होगा उनकी आहार नाल में। निषेचन होने के बाद बेटा वो जाकर के उस संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर की लार ग्रंथियों में, सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के स्टोर हो जाएंगे। कौन, स्पोरोजोइट्स या जीवाणुज, और वहीं स्टोर रहेंगे जब तक ये किसी इंसान को नहीं काटेगी। जब ये किसी इंसान को काटेगी, उसका खून चूसेगी, तो बेटा ये स्पोरोजोइट्स उस इंसान के ब्लड में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, वाह, डन। यही आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये हो गया बेटा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, और ये आप यहाँ पर पूरा साइकिल बना लीजिए प्लीज। समझ में आ गया सबको ना? कुछ चाहिए? Can I have water? अच्छा, you go and ask. Done? Have it. Sit here. I'll give you. हो जाए तो बता देना प्लीज, फिर आगे बढ़ेंगे। Finish. I'll give you more after reaching home. Done? चलिए, समझ में आ गया ना सबको? इसके बुखार भी आपको मैंने बताई दी, एकदम तेज बुखार आता है हर 24 से 48 घंटे में। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हमने देखा कि मलेरिया का रोगजनक कौन है। ठीक है, उसके बाद फिर उन रोगजनक की भी वेराइटीज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। फिर हमने देखा ये जो प्लाज्मोडियम है ये किस तरीके से फैलता है। ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है आपका संक्रमित मादा एनाफिलिस, उसके काटने से बेटा ये मलेरिया फैलता है। ठीक है, कौन से अंगों को प्रभावित करता है, तो ये बेटा आपके लिवर को और आपके आरबीसी को अफेक्ट करता है। ठीक है, लक्षण क्या है बेटा इसमें, तो आपको हर 3 से 4 दिन में 24 से 48 घंटे में, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हर 3 से 4 दिन में, है ना, आप इसको 24 बोल रहे हो, 48 से 72 घंटों में बोल सकते हैं, तेज बुखार। और ये तेज बुखार किस वजह से है बेटा, किस वजह से है ये, हीमोजोइन के मुक्त होने के कारण। ठीक है, उपचार इसका एंटी मलेरियल ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए तो एक बार इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में है कि मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होते हैं, जिसमें हमने एक अभी देखा अमीबियासिस, एक हो गया बेटा मलेरिया। ठीक है, एक ऐसा रोग जिससे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
या इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की कई सारी प्रजातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी, फैल्सीपेरम और ओवेल। ठीक है, मैंने आपको चौथी भी लिखाई है ओवेल, जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। लिख लेना बेटा, नोट नहीं हुआ है तो लिख लेना, वासुवेट। ठीक है, फिर इनमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है बेटा, इसके द्वारा होने वाला जो मलेरिया है, इसको बेटा हम मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है या सबसे ज्यादा घातक है। ठीक है, तो आप इसको मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, इसको आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा घातक है, सबसे ज्यादा फेटल है, इसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है थोड़ा रुक जाओ बेटा, मैं फिर से लगा दूंगी। आगे बढ़ लेते हैं। फिर आगे आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक नजर डालते हैं। जो संक्रमित मादा एनाफिलिस है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल एनाफिलिस भी होती है बेटा, लेकिन संक्रमित, अगर नॉर्मल फीमेल एनाफिलिस आपको काटेगी तो बेटा आपको मलेरिया नहीं होगा। केवल उन्हीं फीमेल एनाफिलिस के काटने से मलेरिया होगा जिनके लार ग्रंथियों में स्पोरोजोइट्स या जीवाणुज अवस्था प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो जब ये संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर मानव को काटती है तो बेटा ये जो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स हैं, जीवाणुज बेटा, ये मानव के शरीर में एंटर कर जाते हैं। ये बेटा हमारे लिए संक्रामक रूप है। ठीक है, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? स्पोरोजोइट्स, है ना। इसके अलावा बेटा मच्छरों के लिए भी तो इन्फेक्टिव स्टेज है ना। अगर नॉर्मल एनाफिलिस आपको काट रही है वो संक्रमित नहीं है, लेकिन अगर वो एनाफिलिस हमें काटने के बाद उसके अंदर जीवाणु आपके ये युग्मक जनक कोशिकाएं एंटर कर जा रही हैं, तो जाकर के वो संक्रमित हो रही है ना बेटा। ऐसे थोड़ा ना मादा एनाफिलिस संक्रमित हो जा रही है। वो कब संक्रमित हो रही है? जब वो किसी संक्रमित इंसान को उसका खून चूस रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा जीवाणुज हमारे लिए संक्रामक है, मानव के लिए। प्रारंभ में, शुरू में क्या होता है बेटा, ये जो परजीवी होते हैं प्लाज्मोडियम, ये यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और उसके बाद फिर ये आरबीसीज पर अटैक करते हैं, जिसके चलते आरबीसीज फट जाती हैं। ठीक है, आरबीसीज के फटने पर बेटा एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसको बेटा हम हीमोजोइन कहते हैं। ठीक है, और इसी के चलते बेटा ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल में तेज बुखार, ये बेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हीमोजोइन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये मैं आपको साइकिल समझा ही चुकी हूँ। जब मादा एनाफिलिस मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, नॉर्मल, यहाँ पर आप चाहें तो एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हैं कि जब सामान्य मादा एनाफिलिस मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, संक्रमित व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जिसको मलेरिया है। ठीक है, वो व्यक्ति जिसको मलेरिया है वो संक्रमित व्यक्ति है बेटा। तब ये जो परजीवी होते हैं ये उस मादा एनाफिलिस मच्छर के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और उनका आगे का परिवर्धन यानी आगे का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल एनाफिलिस की आहार नाल में होता है। ठीक है, ये परजीवी मच्छर में संख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणुज बन जाते हैं, जो उसकी लार ग्रंथियों में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। जब ये मच्छर किसी मानव को काटता है तो वापस से वही साइकिल शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब संक्रमित एनाफिलिस अगर दूसरे इंसान को जाकर के काटेगा तो उसके ब्लड में एंटर कर जाएंगे, उसके लिवर में एंटर कर जाएंगे स्पोरोजोइट्स। ठीक है, वहां से उसके आरबीसीज में चले जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा ये साइकिल चलती रहती है। ये दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 परपोषी चाहिए। ठीक है, कौन कौन है बेटा? एक मनुष्य, दूसरा मच्छर। और मादा एनाफिलिस में यानी कि फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो है बेटा, ये रोग का संचरण करती है, यानी कि फीमेल एनाफिलिस की वेक्टर है, संवाहक है। पौरा बुड्ढा कह रहे मैम हीमोजोइन क्या होता है बेटा? अभी बताया ना, हीमोजोइन एक टॉक्सिक केमिकल है जो आरबीसीज के फटने पर रिलीज हो रहा है, और ये टॉक्सिक केमिकल की वजह से ही आपको तेज बुखार आता है जो 3 से 4 दिन में आ रहा है। ठीक है, हाँ मैडम आपने वो घंटे गलत लिख दिए हैं, 24 से 72 48 से 72 नहीं होंगे, 72 से और जोड़ लो उसमें, है ना, ऐसा कुछ है, कर देते हैं सही। 3 से 4 दिन, 3 दिन यानी कि 72 आवर्स, 96, यस, कीप इट बैक इमीडिएटली, डन। चलिए, ये हो गया बेटा आपका जो भी सामान्य रोग एनसीईआरटी में थे वहां तक सब खत्म। अब रोगों के संक्रमण को रोका कैसे जा सकता है?
ठीक है, बोलते हैं हम प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन एंड क्योर। ठीक है, ये तो आप सबने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, कि किसी भी रोग के उपचार से अच्छा है कि आप उससे बच लो। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं यार, रोकथाम उपचार से बेटर है, ऐसा ना। तो हम भी अब वही देखेंगे, रोगों से बचाव कैसे हो सकता है। हेडिंग डालिएगा, रोगों से बचाव। व रोकथाम, कैसे आप उसके फैलाव को रोक सकते हैं और कैसे आप उससे बच सकते हैं। ठीक है, बस प्लीज कीप इट इनसाइड प्लीज। हाँ, ये बेबी का है, नॉट योर्स। ठीक है, डन। नो, ठीक है। तो अब कैसे बच सकते हैं बेटा, तो जब भी, अच्छा नोट नहीं हुआ है, लो नोट कर लो पहले, नोट कर लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक बचा है, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। ओहो, 7:45 भी हो चुके हैं। मैम सिम्टम्स क्या है, अनीश मैंने बताया ना बेटा, हर 24 से सॉरी हर 72 से 96 घंटे, हर 3 से 4 दिन में तेज बुखार आना, बुखार के साथ कपकपी होना, उसके बाद एकदम से पसीना आना और बहुत तेज गर्मी लगना, यही हर 3 से 4 दिन में होता है। ठीक है ना, डन। आज आपकी फर्स्ट क्लास है ज्योति, तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा बेटा, आपने पिछली कोई भी क्लास नहीं अटेंड की है। डन। अब जिन्होंने नहीं लिखा वो प्लीज बाद में लिख लें। हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे आज, बचाव और रोकथाम से। तो कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे आप रोगों को फैलने से रोक सकते हैं, संक्रमण से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें आता है साफ सफाई। ठीक है, साफ सफाई जिसको हम बेटा हाइजीन बोल सकते हैं, स्वच्छता बोल सकते हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू स्वच्छता या साफ सफाई। ठीक है, तो हाइजीन में बेटा दो चीजें आती हैं। सबसे पहली आती है आपकी पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपने लेवल पे आप क्या साफ सफाई रख सकते हो। उसके बाद आती है बेटा पब्लिक या सोशल हाइजीन। ठीक है, आप इसको एनवायरमेंटल हाइजीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनल हाइजीन यानी कि अपनी साफ सफाई। ठीक है, अब अपनी साफ सफाई में सबसे पहले आ जाता है भैया डेली नहा लो, है ना, इतना तो कम से कम कर ही लो, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। आज तक कोई नहाने से तो नहीं मरा है भाई, ठीक है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मरने के, पर नहाने से कोई नहीं मरा है। लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी होती है कि बुखार में नहाना नहीं चाहिए, ऑलरेडी इतनी ठंड लग रही है। बिलीव मी, अगर बुखार में नहा लोगे ना, तो पहली बात तो बुखार उतरेगा, दूसरी बात बुखार में आप ऐसे ही पड़े रहते हो, जान ही नहीं रहती शरीर में। ठीक है, अगर आप नहा लोगे तो कम से कम आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन शरीर में जान आ जाती है। ठीक है, बेशक आधे घंटे बाद आप वापस से पड़ जाओ, उतने ही कराने लग जाओ, अरे मम्मी ये दर्द वो दर्द, लेकिन कम से कम आधे घंटे तो आप एनर्जेटिक रहोगे। हो सकता है जैसे ही मैंने नहाना बोला तो बहुतों को मिर्च लग गई होगी, अरे मैडम ये मत बोलो, ये तो घाव पे नमक छिड़कने जैसा हो गया है ना, आप बाकी कुछ भी बोल दो, नहाना मत बोलो, ये नहाना ही सबसे बेकार काम होता है, लड़कों के लिए तो स्पेशली नहीं। तो पर्सनल हाइजीन में बेटा सबसे पहले आता है डेली नहाना। ठीक है, साफ कपड़े, है ना, पता लगा एक ही कपड़े मैडम हफ्ते भर तो हमारे चल ही जाते हैं, हम काले कपड़े पहनते हैं, इवन हम ही देख लो, काली टी शर्ट पहनते हैं, ना धोए तो किसको पता लग रहा है कि महीने भर से पहन ही रहे हैं, है ना। मतलब सर्दियों की जैकेट हम बता रहे हैं, सर्दियों की जैकेट कितनी बार धुलती है बता दो, एक बार निकलती है, 3-4 महीनों में 5-6 बार पहन ली जाती है, फिर ड्राई क्लीन करा के अंदर रख दी जाती है, ऐसा ही होता है। ठीक है, जैकेट इज नॉट एन इशू बिकॉज वो बाहर रहता है, उसके अंदर ऑलरेडी 2-3 लेयर होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सर्दियों के थर्मल्स की, थर्मल मतलब जो अंदर के जो गर्म कपड़े, जो इनर वेयर्स हम कहते हैं ना, वो आते हैं ना फुल स्लीव्स इनर वेयर्स, थर्मल्स है ना, थर्मल वेयर्स, उनको तो कम से कम डेली धुले हुए पहनो, क्योंकि वो आपके शरीर से चिपके हैं, है ना, उन्हें बॉडी की हीट भी मिल रही है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है, उससे वो डेली टच हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें तो आप डेली धुला हुआ ही पहनो, है ना, एक ही कपड़ा। मैडम अरे सर्दियों में पसीना तो आया नहीं, ये मैं लॉजिक बता रही हूँ। अब तो ऑफलाइन तो 5 साल से पढ़ा रहे हैं ना, उससे पहले ऑनलाइन, सॉरी ऑनलाइन तो 5 साल से पढ़ा रहे हैं, उससे पहले तो ऑफलाइन ही पढ़ाते हो। बच्चे कहते हैं अरे मैडम वो कहाँ गंदे होते हैं, पसीना तो आया नहीं, तो मैडम थर्मल्स कहाँ गंदे हुए, हम तो पहन लेते मैडम 4-5 दिन, कहाँ पसीना आता है, तो मैडम गंदे ही नहीं होते। भाई पसीने से ही गंदे होते हैं क्या, है द बॉयज, यस शुभम, ये लड़कों के ही लॉजिक बता रही हूँ मैम। जैसे मैं बोलती थी ना डेली नहाना है, तो बच्चे लड़के ऐसे, अरे मैडम क्या बात कर रहे हैं।
नहा लेते हैं 2-4 दिन में एक दिन, हॉस्टल में पानी आता है तो हैं? नहीं तो मुंह तो धो ही आते हैं मैडम, कोई हमारी शक्ल देख के थोड़ा ना बता सकता है हम इतने गोरे हैं। एक तो गोरे लड़कों को बहुत घमंड है अपने ऊपर, है ना। 1 वीक इक्वल्स टू 1 टाइम बात है। मैडम हम रोजा के रोजा नहाते हैं, ऐसा कुछ है? सॉरी। ठीक है, तो नहाना सबसे पहला, साफ कपड़े, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, साफ कपड़े, मतलब साफ कपड़े। ठीक है, इसके अलावा बेटा समय पर बाल कटाना, शेव वगैरह करना, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर शेव एंड हेयर कट। ठीक है, बाल बड़े जा रहे हैं तो बड़े ही जा रहे हैं, चुटिया बनाने लग गए हैं। लड़कियां तो फिर भी केयर कर लेती हैं, शैम्पू कर ले रही हैं हर दूसरे दिन, हैं। लड़के तो वो भी मतलब क्या बोलते हैं, इतनी भी जहमत नहीं उठाते हैं कि बाल लंबे हो रहे हैं तो धुल ही लें, शैम्पू ही कर लें, इतनी जहमत नहीं उठाते भाई वो। ठीक है ना, तो पोल खोल रही है हमारी। हाँ सुमित, मैं ऐसे बहुत लड़के देख चुकी हूँ। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन में ये सब आ जाता है। ठीक है, आप जिस कमरे में रह रहे हो कम से कम अपना कमरा तो साफ कर लो। ठीक है, अपनी प्रॉपर बेडशीट्स, है ना, टॉवल, ये सब तो कम से कम हर 2-3 दिन में, मतलब चलो बेडशीट हम समझते हैं कि हफ्ते में एक बार बदल लो, टॉवल तो कम से कम 4 दिन में धुल लो। ठीक है, नहीं धुलते हो भाई पानी में निकाल के ऐसे तुम सुखा दो, पर कर लो प्लीज। ठीक है ना, तो ये बहुत बेसिक सी बेटा हाइजीनिक मीन्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। वासु, यू गॉट द रिमोट ना, यू कैन प्ले विद दैट। ठीक है ना, तो वासु भी लड़का है बेटा, अभी तक तो मेरी कंट्रोल में है, कल को अपने कंट्रोल में हो जाए तो पता नहीं। हाँ, लड़कों की इतनी तारीफ मैडम हजम नहीं हो रही। भाई लड़के टॉवल बेडशीट्स बदलने का नाम ही नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि एक हफ्ता हो गया, चलो संडे संडे हर संडे बेडशीट बदल दो। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 महीने के लिए घर छोड़ जाओ, 1 महीने बाद वापस आओगे तो वही बेडशीट उतनी बढ़िया मोड में मिलेगी। भाई चलो बेडशीट ठीक है, आदमी है क्या ही गंदे, चलो घर में बच्चा है तो गंदा, वही तकिए के कवर भी वही, वो भी नहीं बदले जा रहे। उन्हीं पे कैसे तुम डेली मुंह और सर रख के सो रहे हो भाई, कैसे? तुम्हारे मुंह से ऐसे नहीं आता कैसे? कम से कम पिलो कवर ही बदल लो। मैम बॉयज सूग ले, कह सकते हो। टॉवल, टॉवल नहीं धुलने का नाम लेते हैं, कोई मतलब नहीं है इन्हें, अच्छी है गंदी है, बस गिर भी गई तो उठाओ और मुंह पोछ लो उससे। भाई कैसे? वो जमीन पर गिर गई, हाँ तो जमीन पर तो पोछा लगाया, अरे तो पोछा इतना साफ है तो पोछे से ही मुंह पोछ लो फिर। नहीं तो ये सब बेटा आपकी पर्सनल हाइजीन में आ गया। अब सोशल हाइजीन में, अच्छा पर्सनल हाइजीन में बेडशीट मैंने इसलिए भी बोला कि वहीं मैडम हम पढ़ते हैं, वहीं हम खाते हैं क्योंकि मम्मी हाथ में ला देती हैं, वहीं हम पढ़ते हैं, वहीं हम सोते हैं, वहीं हम सब करते हैं, है ना। तो वहीं किताब पढ़ी, जब सोने की वहीं किताब पड़ी हुई है, वहीं खाने का एक आध, चलो खाना खा लिया, खाने के बर्तन तो नीचे रख दिए, ग्लास वहीं पड़ा है। ठीक है, एक आध चम्मच भी बेड पे पड़ी है, जब सोने की बारी आई तो यहाँ वहाँ थोड़ा पैर झाड़ा, इधर किताब की इधर बर्तन किया, वहीं सो गए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन में ये सब कुछ आता है। हमारी मम्मी, ऐसा नहीं है मैं अब ज्ञान दे रही हूँ, बचपन में हम भी आप ही के जैसे थे थोड़ा। ठीक है, लड़कियां थोड़ा साफ सफाई वाली होती हैं, बचपन से होती हैं, लेकिन सारी नहीं होती हैं। मैं गर्ल्स हॉस्टल में रही हूँ, मैंने इतनी गंदी गंदी लड़कियां देखी हैं, छी मतलब। आज मैं सुबह क्या ही बोलूँ अब मैं, मुझे ना अब हॉस्टल के दिन याद आने लग गए। सुबह को जब मेरा पति नहा के निकलता है और वो वॉशरूम साफ नहीं करके जाता ना प्रॉपर, वो पानी को वाइप नहीं किया जाता है, तो मुझे ना हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं कि कैसी कैसी लड़कियां थी, ऐसी बाथरूम गंदा छोड़ के निकल जाती थी। हम लोग होते हैं प्रॉपर नहाने के बाद वो वाइप करके आना, बाथरूम को बिल्कुल सुखा के आना कि कोई भी आए तो भाई कोई उसको ऐसे दिक्कत ना हो, है ना। गीला वीला पड़ा हो वहां पे कैसे तुम एंटर कर जाओगे। लेकिन अब मैं जब वॉशरूम में एंटर करती हूँ तो मुझे आजकल, है ना, जब से हमने नए घर में शिफ्ट किया तो यहाँ पे वो टाइल्स हैं वॉशरूम में, वो सूखती नहीं है ऐसे जब तक उसको प्रॉपर वाइप ना करो। तो अब मुझे ना, मैं डेली सुबह 8 बजे मुझे ना वो हॉस्टल के दिन याद आता है कि छी यार, तो सूगला आदमी यार। तो नहा ले रहा है, वही बड़ी बात है। तो ये सब पर्सनल हाइजीन में आ गया, है ना। हम छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ बोलती थी कि कुत्ता भी कहीं बैठता है ना तो पूंछ से, जहाँ पे बैठता है अपनी पूंछ से उस एरिया को झाड़ के बैठता है। तुम लोग कुत्तों से भी गए गुजरे हो, कैसे ऐसी गंदगी में सो जाते हो। तो अब मुझे वो दिन याद आते हैं। बस करिए मैम, हाँ सादिक। सोशल हाइजीन में बेटा क्या आता है, आसपास की सफाई। ठीक है, आसपास की सफाई में क्या है कि मैडम हमने अपने घर की सफाई की, और घर की सफाई में जो भी कचरा निकला वो हमने बगल वाले प्लॉट में फेंक दिया, क्योंकि बगल वाला प्लॉट मैडम खाली पड़ा था।
ठीक है, तो ये सब बेटा नहीं करना है आपको। कचरा अपने घर की सफाई के चक्कर में पड़ोस वाले प्लॉट में नहीं फेंकना है। आप कचरा फेंकने के लिए जो प्रॉपर डस्टबिन बने हुए हैं, ठीक है, पहले तो अपने घर के डस्टबिन में, इसके अलावा बेटा वो आती हैं गाड़ियां, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, है ना, तो उन गाड़ियों में डालिए। ठीक है, उनमें डालने में जोर आता है तो कम से कम 2-3 दिन बाद आसपास कॉलोनी के बाहर या कहीं किसी मोहल्ले के बाहर, सोसाइटी के बाहर जो बड़ा डस्टबिन है कम से कम वहां डाल के आइए। अपने घर की सफाई में किसी और का घर या किसी और का प्लॉट गंदा ना करें। ठीक है ना मैडम, मेरी बात क्यों कर रही हो? तो आसपास की सफाई में बेटा क्या आ जाता है, सबसे पहले तो कचरे का प्रॉपर डिस्पोजल, है ना, कचरा सही जगह फेंकना या सही तरीके से फेंकना, ये पहली चीज आ जाएगी। दूसरा, आसपास पानी जमा नहीं होने देना, पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पर पानी जमा होता है, ठीक है, अगर आपके आसपास कोई पानी का वो है, जैसे क्या बोलते हैं ना, कोई तालाब है छोटा मोटा, ठीक है, अगर आसपास कोई तालाब है तो तालाब की समय समय पर सफाई करवाना। ठीक है, अब सफाई मतलब ये नहीं कि पानी पूरा निकलवा दो तालाब से, तालाब को खाली कर दो, नहीं। ठीक है, सफाई का मतलब है कि वहां पर जो भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं बेटा, कि उस तालाब में मक्खी मच्छर और कीड़े मकोड़े ना पले, तो वहां पर समय समय पर डिसइंफेक्ट उसको करवाते रहो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है तालाब में या कहीं पर भी अगर पानी है और पानी जमा हुआ है, पानी बहता नहीं है, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर पानी बहता नहीं है, ठीक है, पानी जमा हुआ है, तो उस जगह पर बेटा आप मच्छर पनप सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, वहां पर मच्छर अपनी वृद्धि कर सकते हैं या मच्छरों की जनन हो सकता है। ठीक है, और मच्छरों का जनन हो सकता है तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, अगर वहां पर जितने ज्यादा मॉस्किटोज ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, उतने ही मच्छरों से होने वाली बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, तो मच्छर को मारने के लिए बेटा यहाँ पे गंबूजिया मछली डाली जा सकती है। ठीक है, गंबूसिया मछली ला करके ऐसी जगह पर ऐड कर दो। इन तालाबों में, तालाब में ही पानी नहीं बहता ना, तालाब में एक जगह रहता है, तो वहां पर बेटा आप गंबूजिया मछली ला करके छोड़ दो। ये गंबूजिया मछली क्या करती है बेटा, ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है, ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो अगर मच्छर के लार्वा को खा लिया जाएगा तो मच्छर वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके घर के आसपास ऐसा है कोई जगह जहाँ पर बेटा मच्छर बहुत ग्रो करते हैं, तो आप अपने घर में मच्छर से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगाओ। ठीक है, जितनी भी आपकी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वहां पर आप वेंटिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी खिड़कियां खोल देते कि हवा बढ़िया पास हो रही है, हमने तो खिड़कियां खोली हवा पास होने के लिए, वेंटिलेशन के लिए, लेकिन बदले में क्या हुआ बेटा, बदले में मच्छर अंदर आ गए। तो आप खिड़कियों पे वो मच्छर वाली जालियां लगवा सकते हैं। आप दरवाजों पर 2 दरवाजे लगाइए, एक प्रॉपर, टॉक प्रॉपरली, होल्ड द फोन, होल्ड द फोन। तो आप दरवाजे, एक आप लकड़ी का दरवाजा लगवा लो, दूसरा आप, इन क्लास है ना, 5 मिनट में करती हूँ। तो यहाँ पर बेटा घर पे आप दरवाजे लगवा लो जाली वाले। ठीक है, इसके अलावा सोते टाइम मच्छरदानी लगवा लो। इसके अलावा ओडोमॉस वगैरह जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं या मॉस्किटो रेपेलेंट पैचेस आते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको मच्छर बहुत काटते हैं, तो आप मॉस्किटो रेपेलेंट छोटे छोटे पैचेस आते हैं, वो उनके कपड़ों पे लगा दो तो मच्छर उनके आसपास नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सब तरीके होते हैं मच्छर से बचने के, है ना। और क्या है बेटा, वैक्सीनेशन। अगर हम रोकथाम की बात करें, अगर हम रोकथाम की बात करें तो रोकने के लिए बेटा सरकार ने टीकाकरण का प्रोग्राम यानी कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। ठीक है, आप देखते हैं छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होती है उसकी वैक्सीन चालू हो जाती हैं। ठीक है, कम से कम 2-2.5 साल तक इतनी वैक्सीन तो लगनी ही चाहिए। हाँ तैयबा, ओके। तो सरकार ने हर बीमारी के लिए तो टीके अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिन जिन बीमारियों के लिए टीके अवेलेबल हैं कम से कम वो तो लगवा ही लेने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा टीकाकरण, है ना। बाकी मच्छर से बचने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, है ना। मच्छर से बचने के लिए आप पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेटा आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, मच्छरदानी। आप मच्छर वाली जाली लगा सकते हैं, है ना, मच्छर से बचने के लिए जाली लगा सकते हैं खिड़कियों पर, दरवाजों पर।
और ठीक है, ये है, दिस इज, ये तो आपका जनरल नॉलेज है यार, ये तो आप सबको पता है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहते हैं बेटा, कई सारे संक्रामक रोग के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत और जन स्वच्छता, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन बेटा बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या आ जाता है, शरीर को साफ रखना, जो आप खाना पानी ले रहे हो बेटा वो साफ लेना, शाक सब्जियां जो भी आप ले रहे हो उनकी साफ सफाई, ये नहीं कि फ्रूट खरीदा और बस ऐसे कपड़े से रगड़ लिया, अरे चमक गया। एप्पल के केस में ऐसा बहुत होता है ना। हाँ, ओडोमॉस लगा सकते हैं अमन, हम एप्पल खरीदते हैं और घर पहुंचने में तो टाइम है, भूख भी लग रही है, तो एप्पल को ऐसे कपड़े से रगड़ा और बस एप्पल चमक गया। चमक गया मतलब खा लो, नहीं भाई उसको प्रॉपर गर्म पानी से धुलो, ठीक है ना। तो ये सब साफ सफाई में आ गया, ठीक है। जन स्वच्छता में क्या क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा जो भी वेस्ट है उसको सही जगह पर फेंकें, ठीक है। जो भी आसपास आपके पूल्स वगैरह हैं उनकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। तालाबों की समय समय पर साफ सफाई होनी चाहिए। जो भी खान पान प्रबंध में स्वच्छता मानक, ठीक है। जो मार्केट में भी पैकेट फूड वगैरह अवेलेबल है, आप उसमें देखते होंगे लिखा होगा FSSAI अप्रूव्ड, ठीक है। ऐसा खाना, अब तो खैर सरकार अभी रिसेंटली इस पर एक वो मैंने देखा था, सरकार फिलहाल इस पर और ज्यादा एक्टिव हो गई है। उसने बहुत स्ट्रिक्ट ये रूल बनाया है कि जो भी खाने पीने के मार्केट में पैकेट्स आ रहे हैं उसमें ऐसे कोई भी लिख दे रहा है FSSAI अप्रूव्ड, कुछ भी गलत गलत उसमें जानकारी लिख रहा है कि इसमें ये फैट नहीं है, कि इसमें ये तेल नहीं है, आपको सही जानकारी ही लिखनी है बेटा, ठीक है ना। तो ये चीजें अभी रिसेंटली सरकार ने, वैसे भी पहले भी था लेकिन अभी इस पे थोड़ा और स्ट्रिक्ट हुई है सरकार, ठीक है। फिर ये उपाय विशेष रूप से वहां अनिवार्य हैं जहां पर संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचारित होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। तो जिन रीजन्स में इस तरीके की बीमारियां बहुत कॉमन है वहां पर स्पेशली इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। निमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे एयरबॉर्न डिजीज से बचने के लिए बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए जो भी संक्रमित व्यक्ति है बेटा उससे दूरी बनाए रखें, है ना, क्योंकि आपको पता है ये छूने से भी फैलते हैं। इसके अलावा जो कीटों से होने वाली बीमारियां हैं बेटा, उस केस में जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, ये सब आपको पता है कि मच्छर के काटने से होती हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐसी जगहों को साफ रखें जहां पर इनका गुणन होता है, वहां पर मच्छर को ग्रो ही मत करने दो, ठीक है। उसके मैंने आपको तरीके बता दिए। यह लक्ष्य आवासीय क्षेत्रों और उनके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना, ठीक है। आप जहाँ रह रहे हो उसके आसपास कहीं पर भी पानी मत जमा होने दो। अगर ऐसा कहीं, हाँ, आपके घर में अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं, कूलर में पानी भरा हुआ है, तो कूलर में बेटा पानी भरे रहने से भी क्या होता है, कूलर में भी तो मच्छर हो जाते हैं ना। तो आपको कूलर का भी पानी समय समय पे, और कोशिश करो कि हर हफ्ते उसकी वो जो वो होती हैं, वो जो जाले होते हैं उसके, वो कौन से, वो लकड़ी के, वो जो उसमें लगती है ना साइड में, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, जो भी, उसको जालियों को समय समय पे कम से कम हफ्ते में एक दिन साफ करना चाहिए, ठीक है ना। और क्या है, घरेलू कूलर वगैरह की नियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग करना, ठीक है। फिर इनके लार्वा को खाने वाली गंबूजिया मछली आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रॉपर। अगर आपके आसपास नालियां ब्लॉक्ड हैं तो उन नालियों को खुलवाया जाए जिससे कि पानी वहाँ पर ना रुके, ठीक है। कीटनाशकों का आप वहाँ पे छिड़काव करवा सकते हैं। इसके अलावा दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना घुस सके। भारत में बहुत सारे भाग में आज भी रोग वाहक, मतलब एडीज मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बेटा, आज भी ये बहुत व्यापक रूप से फैले हुए हैं। इसके अलावा जीव विज्ञान में जो प्रगति हुई है उसके चलते कई सारे बीमारियों से निपटने के लिए टीके भी बेटा उपलब्ध हैं। और ये सब बेटा आपने देखा है, वैक्सीन कई सारी खतरनाक बीमारियों के लिए, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, कई सारे रोगों से बचने के लिए बेटा वैक्सीन काफ़ी हद तक इफेक्टिव है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्लीज़। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बहुत लेट हो गया और मुझे ना बहुत दूर जाना है ना, प्लीज़। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। समरी में आज हमने रोग खत्म कर लिए सारे, है ना, और इनका बचाव और रोकथाम हमने देख लिया, किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से इनको फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास यानी कि कल करा दूंगी। होमवर्क में यार आप प्लीज़ DPP मैंने दिया है वो कर लेना। इसके अलावा बेटा मॉड्यूल से आप क्वेश्चंस देख लेना, मैं मॉड्यूल लेकर के नहीं आई हूँ तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगी। और अपना बढ़िया ध्यान रखें। आज के लिए इतना प्लीज़, आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट, है ना, कम से कम 1 घंटा, और बारिश हो गई तो 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो अपना ध्यान रखिएगा बेटा, हम कल मिलेंगे 6:15। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।